कोऑर्डिनेट का वीडियो लेक्चर 1 में इमेज से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट बताया था, फिर उसके बेस से प्रॉब्लम कराया था। ये वीडियो लेक्चर 2 में अब क्वेश्चन करा रहा हूँ और फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये फैमिली ऑफ लाइन्स है। इसमें दो पार्ट मैंने दिया हूँ और एक पार्ट जो सेकंड पार्ट है इसी तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है जेईई में क्वेश्चन, वो भी अभी करा दूंगा। तो इसमें है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है 3x - 4y + 6 प्लस लैम्डा टाइम x + y + 2 = 0। लैम्डा बिलोंग्स टू R। फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0, 0 टू दीज लाइन। सेकेंड पार्ट है फाइंड द लोकस ऑफ इमेज ऑफ 0, 0 ऑन दीज लाइन। ठीक है, इसका मतलब है हमें पता है कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो लाइन होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन होगा, मतलब एक पॉइंट से पास होने वाला नंबर ऑफ लाइन्स होगा। वो डिपेंड करेगा कि सबका स्लोप क्या है और सारे लाइन्स को मिला के हम क्या बोलते हैं उसको फैमिली ऑफ लाइन्स, जिसमें से आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर एक लाइन L1 है दूसरा लाइन L2 है तो L1 = 0 और दूसरा जो होता है L2 = 0, तो इसमें दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन L1 + लैम्डा टाइम्स L2 = 0 ये लिखते हैं। यही चीज हमें दिया हुआ है, इसका मतलब है ये है क्या, L1 है और दूसरा जो लाइन है ये क्या है, L2 है। ये तो सभी को पता है, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ लाइन को। तो यहां तो हमें फैमिली ऑफ लाइन है, बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसी फैमिली ऑफ लाइन पे एक लाइन ऐसा होगा जो एक पॉइंट हमें दिया हुआ है 0, 0। अब वहां से वो जो लाइन है फैमिली ऑफ लाइन उस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है उस पॉइंट का लोकस आपको बताना है। तो बेटा आपको क्लास में भी बताया था, सबसे पहले जिस पॉइंट का आप लोकस फाइंड करते हो उसको आप h, k आप एज्यूम करते हो। उसके बाद जो भी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन गिवन होता है वो h, k को एज्यूम करके उसमें एक रिलेशन आप लाते हो एंड कुछ वेरिएबल पैरामीटर होता है तो उसको आप हटा देते हैं, एलिमिनेट करते हैं और h और k में जो इक्वेशन आता है तो फाइनली h को रिप्लेस आप करते हो x से, k को रिप्लेस करते हो y से एंड जो भी इक्वेशन आया वही उस पॉइंट का लोकस बताता है। तो वही चीज हमने क्या किया हूं, फर्स्ट लाइन L1 है सेकंड लाइन L2 है, तो इसको इक्वेशन 1 लिया, इसको 2 लिया, तो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हमने L1 लिया हूं, ये लाइन जो है ये L2 है, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमने दिखा दिया कि ये लाइन है। अब आपको दिया हुआ है कि 0, 0 से इस फैमिली ऑफ लाइन, इसी फैमिली ऑफ लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, कोई एक लाइन होगा और इस लाइन पे आप परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हो उसका कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है इसका कोऑर्डिनेट आप मान रहे हैं h, k, तो h, k माना। अब इसी पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना है। अब ये लोकस जो है फाइंड करना है तो लोकस मैंने बता दिया हूं कि यहाँ पे लोकस जो आया है वो लोकस है क्या, सर्किल है और वो सर्किल का ओपी जो है वो डाया है इस सर्किल का, डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये क्यों हुआ है, सिंपल है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को देख के ये चीज आ रहा है। इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्किल आया है तो यहाँ पे मैं दिखाया हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उस पॉइंट को हमने h, k से डिनोट करा। अब सिंपल है, इसमें हमें रिलेशन चाहिए तो OP, OR और PR, तो OR का स्लोप m1 माना और PR का स्लोप को m2 माना, तो दोनों लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमने कर दिया -1। तो सिंपल, सबसे पहले ये पॉइंट हमने फाइंड किया, तो ये पॉइंट फाइंड कर कैसे किया भाई, तो दोनों लाइन को आपस में सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आया वो बताएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो हमने इस दोनों को सॉल्व किया तो x = -2, y = 0, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया। अब बेटा देखो इस पॉइंट का लोकस हमें चाहिए,
तो स्लोप अभी बताया, दोनों का स्लोप, इस लाइन का स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमें क्या कर देना है, -1। तो स्लोप जैसे 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप तो आप जानते ही हो, कैसे निकालते हैं। तो 2 पॉइंट में अगर x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप स्लोप कैसे निकाल देते हैं, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिया हूँ, m1 इंटू m2 बराबर -1, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। यहाँ भी y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट, और ये इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो ये रिजल्ट आया। अब इसमें h को रिप्लेस कर दिया x से और k को रिप्लेस कर दिया y से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये एक सर्किल का इक्वेशन मिला। बट यहाँ पे ये तो आपको अभी मैंने सिखाया, लेकिन इस चीज को आप ऑब्जेक्टिव मेथड में याद रखेंगे। क्या याद रखना है आपको, कि अगर हमें इस तरह का फैमिली ऑफ लाइन दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि इसी फैमिली ऑफ लाइन पे एक लाइन ऐसा होगा जहां ओरिजिन या कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस अगर चाहिए तो लोकस क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा। बट अब ये याद रखना है, सर्किल जो होगा तो वो सर्किल का ये ओपी जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये दोनों को ज्वाइन करूंगा तो वो डायमीटर होगा। और एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर अगर हमें गिवन है तो सर्किल का इक्वेशन आप निकालते हो, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। तो अब डायरेक्टली आप कर देंगे, तो वही चीज यहाँ पे आया। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है, फाइंड द लोकस ऑफ इमेज ऑफ किसका, तो ये पॉइंट है किसके रिस्पेक्ट में, तो वही फैमिली ऑफ लाइन दिया हुआ है, फैमिली ऑफ लाइन दिया हुआ है। तो एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का इमेज निकालना है, एक फैमिली ऑफ लाइन जो एक लाइन है उसका जो इमेज आएगा उसका लोकस फाइंड करना है। वहां भी हमने क्या करा, यहाँ भी ये L1 और L2 दो लाइन है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन जो पास हो रहा है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 बराबर 0। अब हमने यहाँ पे क्या करा, ओरिजिन 0,0 है तो इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में लेना है और जो आएगा उसका लोकस हमें चाहिए। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका प्लेन मिरर में ये खासियत होता है कि उसका इमेज जो होगा, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। वही चीज मैं दिखाया हूं कि O का R जो है ये इमेज है, इसका मतलब है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा और ये लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है क्या, यहाँ भी हमने दोनों लाइन को सॉल्व करने के बाद ये P का जो कोऑर्डिनेट आया है तो ये पॉइंट से अगर मैं इसको ज्वाइन करूं और इसको ज्वाइन करूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो ये जो आप देख रहे हो ओ आर का ये फैमिली ऑफ लाइन जो मैं यहाँ पे दिखाया हूं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर कोई भी पॉइंट लेंगे और इसको यहां से और यहां से ज्वाइन करूंगा तो ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो हमें मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन पता चल गया कि इसमें पी आर और ओ पी दोनों बराबर होगा। तो वही तो हमने यूज कर लिया कि पी ओ पी और पी आर दोनों को बराबर कर दिया, दोनों का स्क्वायर किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला और फिर h और k को रिप्लेस कर दिया। h को रिप्लेस किया x से, k को रिप्लेस किया y से। तो बेटा आप देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 4। इसका मतलब ये भी एक सर्किल है, यहाँ भी एक सर्किल है, बट दोनों में फर्क क्या है, वही चीज है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस फाइंड किया और यहाँ पे उसी फैमिली ऑफ लाइन के रिस्पेक्ट में जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसका जो इमेज आएगा उस पॉइंट का लोकस। तो दोनों केस में आपको सर्किल मिला। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में जो सर्किल मिला वो कटिंग पॉइंट और जो जिस पॉइंट का इमेज निकाल रहे हो या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो वो पॉइंट, तो ये इस केस में क्या हो रहा है, डायमीटर हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ द सर्किल हो रहा है। तो यही याद रखना है। अब अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन मिले तो इतना आपको दिखाने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव मेथड ये आप याद रखें कि अगर ऐसा दिया हुआ है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है तो एक्सटर्नल पॉइंट और
जो हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा कि उस पॉइंट का हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। तो इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे और सर्किल तो दोनों केस में आया, बट इसमें क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल। इसमें क्या होगा, वो पी जो आ रहा है वो रेडियस ऑफ द सर्किल। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर अगर हमें गिवन है तो सर्किल का इक्वेशन आपको फॉर्मूला पता है, या जो मैंने ये किया ऐसे आप कर लो। और अगर ये चीज दिया हुआ रहेगा कि इमेज वाले में क्या होगा, तो वो रेडियस की तरह बिहेव करेगा, और लोकस तो दोनों में सर्किल आया। ये क्लियर हो गया बेटा? तो इस चीज को बहुत सारा रिजल्ट मैथमेटिक्स में जब आप सॉल्व करते हो तो बहुत सारा रिजल्ट ऐसा होता है कि उसको आप कहीं पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, ताकि अगर कहीं पे आ गया तो डायरेक्टली उसको अप्लाई कर लें। जैसे कि ये अभी ये जो बताया हूं, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं और वो इसी बेस्ड आया है 2015 जेईई मेन में। तो क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, आप बिना इसको सॉल्व किए आप डायरेक्टली बता दोगे कौन सा ऑप्शन है। जो क्वेश्चन कराया, एक कॉन्सेप्ट सिखाया, उसी बेस्ड ये प्रॉब्लम जो आया ये 2015 जेईई मेन में आया था। तो अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया अगर वो याद है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप इसका आंसर बता सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3 इन द लाइन 2x - 3y + 4 प्लस लेमडा टाइम x - 2y + 3 = 0, लेमडा बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये है क्या, फैमिली ऑफ लाइन है, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करा, ये L1 को इसको L2 से डिनोट करा, दोनों को सॉल्व किया तो P का कोऑर्डिनेट 1,2 जो कि यहाँ पे हमने दिखाया। अभी क्या बताया, जिस पॉइंट का इसी फैमिली ऑफ लाइन पे एक लाइन ऐसा होगा जो इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज जो आएगा, इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो इमेज वाले केस में क्या बताया, इससे पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें बताया कि इस पॉइंट का जब आप इमेज के केस में लोकस जो होगा और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के केस में वो भी जो लोकस आएगा, दोनों के केस में सर्किल होगा। बट इमेज वाले में क्या होगा कि जो कटिंग पॉइंट है और जो ये जो दिया हुआ गिवन पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करिए और ये बताएगा रेडियस ऑफ द सर्किल। बाकी सर्किल का इक्वेशन आप निकाल दीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, बट हमने एक ही ऑप्शन दिया, क्योंकि ये हमें पता है कि सर्किल होगा और सर्किल का रेडियस कितना होगा, तो एपी का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 √2। तो रेडियस जो आया, जो कि एपी का डिस्टेंस है, वो √2 आया। तो सर्किल का इक्वेशन मतलब सेंटर पता हो गया और रेडियस पता हो गया, तो सर्किल का इक्वेशन। बट इक्वेशन अगर आपको पूछा जाए तो आप निकालिए, बट आपको ऑप्शन में दिया हुआ कि 4 में से कौन होगा, तो बाकी हमने 3 नहीं दिया हूं, एक ही था। एक मैंने लिखा हूं यहाँ पे, सर्किल है और रेडियस कितना है √2। तो यस, सर्किल तो होगा ही, रेडियस कितना होगा √2। बाकी 3 ऑप्शन आपने नहीं लिखा। तो ये क्लियर हो गया बेटा? इससे आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है, जेईई मेन में जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, चाहे जिस टॉपिक का होगा, बहुत टफ, बहुत वो लेंथी नहीं रहेगा। सारे सवाल, सारे क्वेश्चन जो होगा वो फॉर्मूला बेस्ड होगा, और जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हो उस कॉन्सेप्ट को आप यूज करिए। अब ये है कि आप कम टाइम में कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हो, तो जितना आप ज्यादा सही करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, उतना अच्छा रैंक आएगा। बाकी सवाल तो बहुत इजी रहेगा। अब देखिए, इसके बाद एक प्रॉब्लम, ये भी जेईई 2003 में आया था और इसी पैटर्न पे सेम, सिर्फ यहाँ पे डेटा चेंज था, बाकी एज इट इज ये क्वेश्चन था जेईई 2015 में। तो इसमें से आप देखिए क्या है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट अंडर ब्रैकेट, इंटीग्रल पॉइंट को ये डिफाइन कर रहा है कि इंटीग्रल पॉइंट मीन्स बोथ द कोऑर्डिनेट शुड बी इंटीग्रल, मीन्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, ये वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, जो हमें दिया हुआ है 0,0, 21,0 एंड 0,21। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कई तरीका है, लेकिन सबसे जो इजी तरीका है, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक बोलते हो, ऑब्जेक्टिव मेथड, उसको आप अप्लाई करिए। तो सबसे पहले आप बताओ बेटा, ये जो गिवन 3 पॉइंट है,
इसको गौर से जरा देखो तो 0,0 तो ऑरिजिन है, 21,0 एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, 0,21 वो वाई एक्सिस में कट कर रहा है। जो कि एक लाइन अगर मैं निकालूं तो इसमें ये ओ ए का डिस्टेंस, ओ बी का डिस्टेंस 21, ये भी 21, मतलब ए लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, ए का वैल्यू हमें पता है 21, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस जिसको बी आप बोलते हो, वो ओ बी का डिस्टेंस है कितना 21। तो हमें पता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आप पढ़े हो, x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। तो यही कॉन्सेप्ट पे, यही फॉर्मूला पे a का वैल्यू 21, b का भी 21 है, इसका मतलब a और b दोनों बराबर है। तो लाइन का इक्वेशन हमें मिल गया x प्लस वाई बराबर 21। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कई तरह से सॉल्व करते हैं, बट ये ऑब्जेक्टिव मेथड बता रहा हूं। ये जो लाइन है ये क्या बता रहा है भाई, एक तो लाइन है, बट हम क्या करें, B से पास होने वाला लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लिया, फिर A से पास होने वाला लाइन विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस लिया, दोनों का कटिंग पॉइंटर ये C पे कट कर रहा है। तो आप देखिए ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ बराबर है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो एक स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब है AB क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमेट्री है। तो इस इधर जितना पॉइंट होगा इंटीग्रल पॉइंट उतना ही इधर होगा। अब रही बात कि हम कैलकुलेशन कैसे करें, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप इसको देखो, जैसे यहां से ये जो लाइन है ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इधर भी आप देखें 1 से पास होने वाला ये ऐसे, तो ये कटिंग पॉइंट है, तो ये तो इंटीग्रल पॉइंट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट अगर आप लिखेंगे तो 1,1, 2,1, 3,1 अप टू कहां तक 20,1, 20,1 चूंकि इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस लाइन पे 20,1 है। इसी तरह से आप देखिए तो 2,1, 2,2, 3,1, 2, 2,2, 3,2 अप टू कहां तक, इस तरह से जाएगा। फिर आप देखें तो 1, लास्ट में कहां तक जाएगा 1,20, जैसे ही 1,20 तो दोनों का सम आप देखिए, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 20, तो 21 हो रहा है, इसका मतलब इस लाइन पे है। तो इस लाइन जो डायगोनल हमने बनाया है वो कहां से शुरू हो रहा है, तो देखिए तो 1,20, एब्सिसा पे आप ध्यान दीजिए, एब्सिसा 1 है, 2 है, अप टू कहां तक है 20। इसका मतलब है इस डायगोनल पे 20 पॉइंट है जो कि डायगोनल पे है। इसका मतलब है क्या, ये 21 और ये 21, उसको तो कंसीडर नहीं करना है, हमें तो इंटीग्रल वैल्यू लेना है इनसाइड द ट्रायंगल। इसका मतलब है कि इस पॉइंट को नहीं कंसीडर करेंगे और ये वाले को भी नहीं करेंगे कंसीडर, इसको भी नहीं लेंगे। डायगोनल में 20 पॉइंट है जो कि आपको हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इधर 20 है और इधर 20 है, तो 20 इंटू 20 मतलब 20 लाइन हॉरिजॉन्टल होगा, 20 लाइन वर्टिकल होगा। तो कटिंग पॉइंट कितना हो गया जो कि इंटीग्रल बताएगा, तो वो आपको कितना बता रहा है, इस तरह से 20 लाइन जाएगा, इधर भी देखें तो 20 लाइन जाएगा। तो ये जो कट करेगा वो कितना होगा 20 इंटू 20, तो जो कि हमने यहाँ पे दिखाए हैं 20 इंटू 20। अब इसमें -20 क्यों किया, तो ये जो आप देख रहे हो ये 20 पॉइंट 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3 अप टू 20,1। तो 20 पॉइंट जो है वो डायगोनल में है, इसका मतलब है उस पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमें तो चाहिए जो कि ट्रायंगल के अंदर है। तो हमने क्या करा कि नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, तो 20 इंटू 20 400 में 20 को माइनस करें, कितना हो गया 380, और डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 क्या क्यों किया, तो जितना इधर पॉइंट होगा उतना ही इस ट्रायंगल में होगा, तो दोनों ट्रायंगल में सेम पॉइंट होगा। तो बट हमें तो चाहिए पूरा स्क्वायर में नहीं, हमें चाहिए इस ट्रायंगल में, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 किया। तो इसके अंदर जितना भी पॉइंट है इंटीग्रल पॉइंट वो मिल गया। अब देखिए यहां से कंक्लूजन हमें क्या मिला, इतना रफ आप करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर मिले तो सबसे पहले आप देखिए 21, इधर भी 21, तो उसमें 1 यूनिट माइनस करिए, 20 हो गया, 1 हटा दें, 20 इंटू 20 400। अब 20 पॉइंट जो होगा उसमें डायगोनल पे होगा, उसको आप माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, जो रिजल्ट आया वो इनसाइड द ट्रायंगल होगा। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक बताया, जो प्रॉब्लम अभी इससे पहले दिया था वो भी जेईई मेन में आया था। इसमें था ये डिस्टेंस 21 दिया था, ये भी 21,
तो ये भी क्वेश्चन जी मेन में 2015 में आया। इसमें आपको दिया हुआ द नंबर ऑफ पॉइंट हैविंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0,0, 0,41, 41,0। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन देगा वो और ये दोनों सेम है, सिर्फ वहां पे 21 था, यहाँ पे 41 है, दोनों तो सेम है। अभी क्या बताया, जब भी इस तरह का रहे तो ये एक स्क्वायर आप बनाएंगे, क्योंकि इसके पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो कटिंग पॉइंट जो आएगा वो 41,41 होगा। बट हमें जो पॉइंट चाहिए वो इसके अंदर चाहिए, इनसाइड द ट्रायंगल चाहिए। तो अभी क्या बताया, ये डिस्टेंस जितना है उसमें 1 यूनिट आप हटा दीजिए तो 40 हो गया। इधर भी आप देखें तो 40 है, तो 40 इंटू 40 माइनस 40 मीन्स इस डायगोनल पे 40 पॉइंट होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 40 कर दिया। और जो स्क्वायर आपने बनाया इधर भी आप देखें तो ये जो स्क्वायर बन रहा है, जितना इस ट्रायंगल में पॉइंट होगा उतना ही इसके इस ट्रायंगल में होगा, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 780। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अभी जो हम प्रॉब्लम करा रहे हैं आप लोग का जुलाई 2020 में जो जेईई मेन का एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए हम आप लोगों के लिए रिवीजन करा रहा हूँ। और रिवीजन में वो टॉपिक पहले ले रहा हूँ जिसका ज्यादा वेटेज है। जैसे कैलकुलस सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एराइज होगा, 8 से 9 क्वेश्चन कैलकुलस का रहेगा, 5 क्वेश्चन मिनिमम इसका रहेगा कोऑर्डिनेट का, तो जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो अभी तो स्ट्रेट लाइन से रिगार्डिंग जितना आ रहा है प्रॉब्लम, जहां पे जो थियरी है वो मैं पुट अप कर रहा हूँ। तो आपको ये रिजल्ट जितना मिल रहा है उसको आप नोट करते जाए अपने रजिस्टर में, ताकि फॉर्मूला एग्जाम से पहले सारे फॉर्मूला को आप रिवाइज कर पाए, क्योंकि बेसिक आपसे सवाल पूछा जाएगा, बहुत टफ नहीं। देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन था और इससे पहले जो था दोनों तो एक ही जैसा है, और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ करना नहीं, क्वेश्चन पढ़िए फटाफट टिक करिए। अब देखिए बहुत जगह पे आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलेगा, ऐसे प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो 4-5 स्टेप आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन वही चीज अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बना के उसको याद रखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जैसे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये सभी को आता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसके बेस से अगर आप प्रॉब्लम ऐसे अगर आता है, क्योंकि आ चुका है इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आए तो ये फ्रीक्वेंटली यूज कर लेंगे। बेटा आप देखिए हमने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रिजल्ट इन ए पैरेललोग्राम ABCD है, इसका 4 कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टिसेस, जिसमें कोऑर्डिनेट में गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। तो पैरेललोग्राम में 3 को भी का कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टिसेस दिया हुआ हो और 4th वर्टेक्स आपको निकालना हो, इसको आप फ्रीक्वेंटली यूज करिए, कुछ सोचना नहीं है। सपोज कि D का एब्सिसा निकालना है, D का क्या निकालना है, एब्सिसा। कैसे, तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इधर वाला एब्सिसा x1 और x3, इधर वाले का एब्सिसा को ऐड करेंगे, x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, और इसके अपोजिट का एब्सिसा x कोऑर्डिनेट को आप माइनस कर देंगे, तो ये डायरेक्टली आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो वही हमने क्या हो x के लिए और y के लिए, y के लिए भी करो तो आपने यहाँ पे देखा x4 निकाला तो x1 प्लस x3 अब माइनस ऑफ x2 कर दिया। देखिए इसी तरह से y4 अगर हमें निकालना है, इसका अगर हमें निकालना है y4 तो y1 प्लस y3 माइनस ऑफ y2, यही चीज हो गया। अब आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट है, सपोज कि अगर हमें x1 निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, x1 करना है तो इधर का सम, एब्सिसा का सम, इसके अपोजिट का माइनस, और ऑर्डिनेट भी निकालो y1 तो आप क्या लिखेंगे y4 प्लस y2 माइनस ऑफ y3। तो इस चीज को आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आया, ये क्यों आया, कहां से आया, तो सिंपल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। बेटा मिड पॉइंट ऑफ AC, ये जो डायगोनल है इसका मिडिल पॉइंट m होगा, और m क्या होगा, दोनों का मिडिल पॉइंट आप निकाल दीजिए, x1 प्लस x3 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसी तरह से BD जो डायगोनल है इसका मिडिल पॉइंट निकालिए तो x2 प्लस x4 बाय 2
कॉमा y4 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इधर से भी डायगोनल का मिडिल पॉइंट m होगा, इधर से भी डायगोनल का मिडिल पॉइंट m होगा। इसका मतलब है जो m का कोऑर्डिनेट आया वो उसका एब्सिसा और इसका एब्सिसा, दोनों का एब्सिसा सेम है। इसका भी ऑर्डिनेट, इसका भी ऑर्डिनेट, दोनों का सेम है। जब सेम है तो 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपस में ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है। तो यहाँ से आप x4 निकाला तो ये रिजल्ट आया, y4 निकाला तो ये रिजल्ट आया। तो इसको आप एज ए फॉर्मूला आप याद रखेंगे और ये सब जितना दे रहा हूं इसको नोट करते जाइए ताकि फॉर्मूला याद आए, फटाफट आप उसको सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया कि एक क्वाड्रिलेटरल पर पैरेललोग्राम गिवन है और उसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस गिवन है, तो 4th वर्टेक्स आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। उसी बेस से एक आपको सोचने के लिए एक प्रॉब्लम दिया हो, इन ए रेगुलर हेक्सागन 3 कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस गिवन है, तो रेस्ट 3 हमें ये वर्टेक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये O जो है रेगुलर है तो ऑल साइड्स आर, रेगुलर हेक्सागन है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप यहाँ पे देखिए ए बी सी और O को ज्वाइन करें तो ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। तो अब इसमें से अगर हम अल्फा बीटा इसका कोऑर्डिनेट मानता हूं, तो अभी ऑब्जेक्टिव मेथड क्या बताया कि अल्फा निकालो तो इधर का एब्सिसा का सम और इसके अपोजिट वाला माइनस करना है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, x1 प्लस x3 माइनस ऑफ x2। इस तरह से बीटा निकालो तो y1 प्लस y3 माइनस ऑफ y2, जो ऑलरेडी अभी बताया। तो उसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, D से इसको ज्वाइन करें तो ODBC, फिर यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है तो ये तीनों वर्टिसेस गिवन है, तो ये 4th वर्टेक्स आप निकाल सकते हो, सेम फॉर्मूला। जब ये आपने पता कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको ज्वाइन करें। तो यहाँ भी आपको OCDE एक क्वाड्रिलेटरल मिला, तो इसका अपोजिट वाला ये वर्टेक्स चाहिए। 3 वर्टेक्स आपने पता कर लिया तो 4th आप निकाल लेंगे। फिर आप देखिए इस वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए ये आपको पता है, ये पता कर लिया, ये भी आपने फाइंड कर लिया, तो ये 4th वर्टेक्स भी आप निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला। तो ये आप इस तरह से इसको फाइंड करेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट से आप देखें इस बार जो 2019 में, 20 में नहीं 2019 में ये सवाल आया, इन ए पैरेललोग्राम ABCD द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC 3 हमें पॉइंट दिया, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है are respectively 1, 2, 3, 4, 2, 5. Then the equation on the diagonal, कौन सा, AD का डायगोनल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। इसमें से देखो जो दिया हुआ है ABC, तो रफ इसके साथ करिए। तो ABC अगर यहाँ पे रखेंगे तब तो AD डायगोनल आपको नहीं होगा, AD तब तो ये साइड हो जाएगा। इसका मतलब है D यहाँ पे होगा, C यहाँ पे होगा। ये रफ इसके साथ आपने कर लिया। अब देखिए तो ये 3 वर्टेक्स हमें पता हो गया, 4th वर्टेक्स से अल्फा बीटा से डिनोट करा। अभी जो ये रिजल्ट है इससे पहले जो बताया उस रिजल्ट को हम अप्लाई कर लें कि 4th वर्टेक्स से अल्फा निकालो तो इधर का सम करना है, इसका अपोजिट का एब्सिसा माइनस करना है। तो अल्फा बराबर हमने लिखा 2 प्लस 3 माइनस ऑफ 1, देखिए 4 आया। बीटा बराबर क्या आ गया, 5 प्लस 4 माइनस 2, देखिए 7 आ गया। इसका मतलब है D का कोऑर्डिनेट हमें पता हो गया। तो अब ये AD को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन डायगोनल AD का इक्वेशन, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आप सभी को पता है। दोनों को ज्वाइन करने के बाद उसका स्लोप निकाल दीजिए, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। बाकी दोनों में कोई एक पॉइंट को कंसीडर करिए, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो वही फॉर्मूला यूज किया। तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल AD इज y माइनस y1, बाकी स्लोप m निकाल लिया x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करो तो 5x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। इसीलिए जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूं आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट भी करते जाइए, क्योंकि जो बता रहा हूं इसका मतलब इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है। ये सब बेसिक जो है वो आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखो। पैरेललोग्राम हैज 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 1, 2, 3, 8 and 4, 1. The sum of all possible x coordinate for the 4th vertex. क्वेश्चन पे ध्यान दोगे बेटा।
इसमें कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस नहीं दिया हुआ है, इसमें 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। अब इससे कह रहा है कि पॉसिबल द सम ऑफ ऑल पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स। इसमें लैंग्वेज में आप देखिए दिया हुआ है क्या कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस नहीं, इसका मतलब ए बी सी ये 3 पॉइंट है। तो अगर पैरेललोग्राम रहा होगा तो पैरेललोग्राम सपोज कि एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको ज्वाइन करूं तो ये एक पैरेललोग्राम बना होगा। दूसरा अगर पॉइंट ये है AC अगर डायगोनल होगा तो E यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो कि A B C और E एक पैरेललोग्राम होगा। एक और है कि अगर वो पॉइंट यहाँ पे हो और डायगोनल जो है AB हो तो A C B और ये है F, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये चारों पॉइंट मिलके एक पैरेललोग्राम होगा। एक बार यहाँ पे डायगोनल ये बता रहा है कौन सा BC, दूसरे पैरेललोग्राम में AC डायगोनल बता रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हो पैरेललोग्राम में इसमें AB डायगोनल है। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटी है। क्यों, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ कि वो तीनों पॉइंट जो है वो कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो ये पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव मेथड जो बताया उसको आप यूज कर लीजिए। सपोज हमने BC को डायगोनल लिया तो ये 4th वर्टेक्स से निकालने का तरीका क्या बताया कि इसका एब्सिसा निकालूं तो अपोजिट का माइनस करना है, दोनों का सम करना है। तो 3 + 4 7 और -1 6। बट ऑर्डिनेट हमें निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पॉसिबल सम ऑफ ऑल पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा सिर्फ आप निकाल दीजिए, जैसे हमने 6 से निकाला, ऐसे तो हम जानकारी के लिए आपको निकालते हैं 7, लेकिन आप ये नहीं निकाला है तो सिर्फ एब्सिसा निकाल के सम कर दीजिए। अब इसमें से आप देखिए तो 1 और 3 4 4 और -4 0, एब्सिसा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे रहेगा तो इस दोनों का सम करना है, इसका अपोजिट जो रहेगा एब्सिसा वो माइनस करना है। तो 1 + 4 5 5 - 3 2। तो इसका इसका और इसका ये तीनों का एब्सिसा आप देखिए 0 है 6 है और 2 है, तो ऐड करें तो कितना हो गया 2 + 6 + 0 8। तो इसका आंसर हो गया 8। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके बाद वाला, इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स BC CA and AB of the triangle ABC be 1, 3, 5, 7 and -5, 7, then the coordinate of ABC आपको फाइंड करना है। ये आप 11th जब स्टार्टिंग इवन NCERT ये सब में भी दिया हुआ है, वहां पे आप एज्यूम कर लेते थे कि ABC का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का x2 y2, x3 y3। तो अब उतना हमें नहीं करना है। अगर सपोज इस तरह का क्वेश्चन भी आता है तो अभी जो आपको ऑब्जेक्टिव मेथड बताया उसको आप अप्लाई करिए। तो बेसिकली आपको क्या दे रखा है, मिडिल पॉइंट किसका, इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का। तो मिडिल पॉइंट ये है, ये है, ये है। अब ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से निकालना है। इसका मतलब कि इसको और इसको है ना ज्वाइन करो तो एक पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका 4th वर्टेक्स से निकालूं तो 4th वर्टेक्स ये होगा। तो अभी जो कॉन्सेप्ट इससे पहले सिखाया उसके हेल्प से ये मिल गया, और ये निकालने के लिए ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, इसके हेल्प से ये 4th वर्टेक्स मिल गया। इसके लिए ये क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है तो इसके हेल्प से ये 4th वर्टेक्स मिल गया। तो जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट को याद रखें, और याद तभी रहेगा जब आप नोट करे होंगे और उसको बार बार आप टच करेंगे, टच में रहेंगे, मतलब याद करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करें ताकि क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए किस तरह से आता है। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो उसमें आप अप्लाई कर लेंगे। तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से सभी का। और क्वेश्चन देखिए, ये भी जेईई मेन में आया 2014 में दिया हुआ है। लेट A B C and D be non-zero numbers है if the point of intersection of the lines 4ax + 2ay + c = 0 and 5bx + 2by + d = 0 lies in the 4th quadrant and is equidistant from the axis, then आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था बट हम 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं, जो है वही चीज एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, बाकी तीनों गलत है, वो हमने नहीं दिया यहाँ पे। बेटा सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 लाइन दिया हुआ है, 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मतलब हमने यहाँ पे देखा है कि ये लाइन कहाँ पे मिल रहा है, कट कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में। ये क्या
तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप देखें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ, ए बी सी में है। आप ऐसे कर सकते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो दोनों लाइन को आपस में सॉल्व कर लीजिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा जो होगा वो क्या होगा भाई, पॉजिटिव, ऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। और दोनों का आपस में आप बराबर करते हैं। एक तो ये तरीका है, बट इससे कम टाइम में अगर सॉल्व करें तो कैसे होगा। तो एक्शन में आप देखिए इक्वी डिस्टेंस, यहां पे ध्यान दोगे क्या टर्म दिया हुआ है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये तभी रहा होगा, और ये भी दिया हुआ है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये तभी होगा जब ये एंगल तो 90 है, ये इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन, तो ये बाइसेक्ट करने वाली ये 90 का मतलब क्या, ये 40, ये भी 40। तो आप एंगल इधर से कंसीडर करते हो तभी तो अब लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट सी यहाँ पे क्या है, 0, ओरिजिन से पास होगा। m का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 और प्लस 90 135। इसीलिए इस क्वाड्रेंट में मतलब इसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन का इक्वेशन y बराबर क्या लिखा, -x। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, और वो पॉइंट कहाँ पे लाई करना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने x के जगह पे अल्फा रखा, तो y का वैल्यू क्या हो गया, -अल्फा। तो इससे क्या होगा, हमें इस दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये बताइए p अल्फा को माइनस अल्फा इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये लाइन दोनों लाइन पे ये वाले पॉइंट है, तो दोनों को सेटिस्फाई करा दिया। इससे हमने अल्फा का वैल्यू निकाला, इस लाइन से अल्फा का वैल्यू ये आया। तो दोनों अल्फा है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करा तो 3bc माइनस 2ad बराबर 0। तो दिस इज द आंसर। तो वही चीज है जो ये मैन में जो आएगा बहुत कैलकुलेशन वाला नहीं होगा, लेकिन अगर आप जबरन कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपकी गलती है। तो आप पहले सोचिए कि क्या है और कैसे इसको सॉल्व करूं। तो ये सारे जो भी बताया मेरे ख्याल से सभी मेहनत करें और इससे बेनिफिट मिलेगा। इस तरह का और अगर आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप FB पे मैसेज कर सकते हो, है ना। उसको हम अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप परफॉर्म कर पाए जेईई मेन में। ओके, थैंक यू।